हेलो स्टूडेंट्स, विलियन नामक चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट हमारा 4 है। आपको इसके पहले मोलरता और मोललता के बारे में बताया गया, ठीक है। आप लोग अध्ययन भी किए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक उसी में आता है द्रवीय विलयन, ठीक है। द्रवीय विलयन के प्रकार समझ लेते हैं। उसके बारे में एक तथ्य जान लीजिए जिससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। यह आपका एक पात्र दिया गया है, ठीक है। अब पात्र में दो चीज होते हैं, एक आपका होगा विलेय होगा, दूसरा होगा आपका विलायक होगा, और इन दोनों से प्राप्त मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यह कौन सा विलयन है, द्रवीय विलयन है। अब द्रवीय विलयन में आपका दो चीज होगा, एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। अब बात आती है कि इसमें विलेय और विलायक होगा क्या द्रवीय विलयन के लिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसा विलयन, द्रवीय विलयन के लिए ऐसा विलयन जिसका विलेय क्या हो आपका, गैस, द्रव और ठोस में से कोई भी हो सकता है। ऐसा विलयन जिसका विलेय गैस, द्रव, ठोस में से कोई भी हो, तथा बचा क्या आपका विलायक, तथा विलायक केवल और केवल क्या हो, द्रव हो, तो ऐसे विलयन को द्रवीय विलयन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो परिभाषा आप लोग क्रिएट कर लेंगे, लिख भी लेंगे। द्रवीय विलयन क्या है, ऐसा विलयन जिसमें विलेय गैस, द्रव, ठोस में से कोई भी हो तथा विलायक केवल द्रव हो, ऐसे विलयन को द्रवीय विलयन कहते हैं। यहां तक कंप्लीटली समझ में आया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके प्रकारों के बारे में कुछ वर्णन कर लेते हैं, ठीक है, द्रवीय विलयन में, ठीक है। ध्यान से समझेंगे आप लोग। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, विलेय और विलायक है ना, अगर हम गैस और द्रव का मिश्रण करते हैं, यानी पहले हम लोग गैस द्रव का मिश्रण कर दें, फिर द्रव द्रव का मिश्रण कर दें, इसके बाद ठोस और द्रव का मिश्रण कर दें, तो 3 बार आपका प्राप्त होगा ना, 3 विलयन प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, विलेय और विलायक को मिलाएंगे, तो विलेय का हम गैस, और यह तो केवल द्रव है ही, तो सबसे पहला हम ले रहे हैं गैस और प्लस क्या ले रहे हैं, द्रव। पहला भाग तैयार है आपका। इसके बाद आपका है द्रव प्लस द्रव, द्रव और द्रव ले लेते हैं, और तीसरे में आता है ठोस और द्रव लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब इसके एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जांपल्स में अगर कहीं एग्जांपल्स ले लिया जा रहा है गैस, अब मान लीजिए कि गैस का हमने एग्जांपल ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस ही आपका, प्लस द्रव आपका क्या है, H2O यानी जल। यहां पर लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल हो गया आपका। इसके बाद आता है द्रव प्लस द्रव में, द्रव में ले लीजिए जैसे H2SO4 ले लीजिए या अल्कोहल ले लीजिए, तो लिखते रहे हैं H2SO4, और प्लस द्रव में हम ले रहे हैं जल को, कह सकते हैं। अगला हमारा ठोस प्लस द्रव, ठोस के लिए हम ले रहे हैं NaCl, नमक है ही आपका, और द्रव के लिए फिर आपका वही क्या है, जल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब आप लोग कहीं भी कोई भी टॉपिक में आ जाए गैस प्लस द्रव, तो समझ लीजिए कि आप लोग हेनरी का नियम पढ़ रहे हैं। किसका नियम, आपका हेनरी का नियम, यह याद रखेंगे। गैस प्लस द्रव आ जाएगा तो आपका हेनरी का नियम बन जाएगा। अब अगर आ जाए द्रव प्लस द्रव, तो बन जाएगा आपका राउल्ट का नियम, ठीक है। द्रव प्लस द्रव के लिए क्या आ जाएगा, आपका राउल्ट का नियम आ जाएगा, ठीक है ना। अब लास्ट में आता है आपका ठोस प्लस द्रव। जब ठोस प्लस द्रव आ जाए तो समझ लीजिए कि अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है ना। यह ध्यान से आप लोग नोट करेंगे। तो राउल्ट के नियम में और भी कुछ आएगा आगे। राउल्ट के नियम में आपका आगे आ सकता है आदर्श व अनादर्श विलयन, ठीक है ना। और आगे भी जो भी टॉपिक आएगा बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतना ध्यान से देखेंगे, द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसका विलेय क्या हो, गैस, द्रव, ठोस में से कोई भी हो, और विलायक द्रव हो, आपका द्रवीय विलयन। और द्रवीय विलयन में आपका पार्ट लिया गया, जब गैस और द्रव आएगा तो हेनरी का नियम बन जाएगा, उससे द्रव प्लस द्रव आएगा तो राउल्ट का नियम बनेगा, और ठोस और द्रव आएगा तो अणुसंख्य गुणधर्म बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी का नियम।
ठीक है ना। हेनरी के नियम में अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि हेनरी के नियम में क्या क्या मिला होता है आपका हेनरी के नियम में है गैस और प्लस क्या होता है द्रव, ठीक है ना। अब गैस के लिए आपको एग्जांपल्स बताया गया, क्या होता है CO2 ले लीजिए, प्लस द्रव के लिए ले लीजिए H2O, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, गैस और द्रव से ही तो हेनरी का नियम बन रहा है। अब गैस के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हिंदी में, द्रव के लिए आपका है H2O जो जल है आपका। अब ऐसा कोई एग्जांपल्स बताइए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला हुआ हो। तो आपको पता है कि इसका एक एग्जांपल्स है सोडा वाटर। सोडा वाटर जहां कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर मिलता है, पता होगा आपको। तो सोडा वाटर में क्या होता है, आप जब उसको ओपन करते हैं, सोडा वाटर की बोतल को जब भी आप लोग ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद यह देखते हैं कि ऊपर तेजी से गैस के साथ जल भी कुछ मात्रा में निकलने लगता है, ठीक है। तो सोडा वाटर में आपका किसका किसका मिक्सचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। अब इसको मशीन द्वारा क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मिलाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, इसमें मिलाया जाता है, तो जल तो पहले से रहता है, बाद में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डाला जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या निर्भर करता है, दाब ही तो इसमें लगता है। जितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना हम उसमें प्रेस करें, कितना जा रहा है उसमें, कितना मशीन द्वारा प्रयोग हो रहा है, तो गैस का जो दाब होता है वही तो निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इतना जान लीजिए कि जो सोडा वाटर होता है, सोडा वाटर में आपका दाब होता है, ठीक है ना। अब मशीन द्वारा इस बोतल में जैसे जैसे हम लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को डालते हैं, जाता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे जाता है वैसे ही दाब इसका बढ़ता है। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा उतना ही तो दाब कर यानी प्रेस लगाएगा। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तुरंत देखते हैं कि ऊपर फव्वारे की तरह उड़ने लगता है। तो किसके कारण फव्वारा बन के ऊपर उड़ता है, दाब ही तो होता है, यानी दाब है उसमें। लेकिन दाब के साथ साथ अब यह देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला हुआ है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे वह किस बात पर निर्भर करेगा, गैस के मोल अंश पे, ठीक है ना। यानी जैसे दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों पदार्थ में हम ये देख रहे हैं कि यह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में यहाँ मिला हुआ है वह किस पर निर्भर करेगा, गैस के मोल अंश पे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दाब होता है, गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। गैस का आंशिक दाब किस पर निर्भर कर रहा है, गैस के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब हम ध्यान से देखेंगे, यानी जैसे ही हम यह ढक्कन जो लगा होता है ऊपर ओपन करते हैं तो देखते हैं कि यह तेजी से ऊपर उठने लगता है, तो दाब के कारण ही, और जितना दाब लगाएंगे उतना ही प्रेशर से ऊपर जाएगा। तो दाब किस पर निर्भर कर रहा है, गैस के मोल अंश पर, यानी गैस की कितनी मात्रा जल में मिली हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गैस का दाब होता है गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब दाब को किससे डिनोट करते हैं, P से। अब समानुपाती का निशान है, गैस के मोल अंश। अब मोल अंश को पढ़ाया गया है इसके पहले वीडियो में। मोल अंश को किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, यक्स से। किसके लिए है, गैस के लिए। तो हम यहाँ पर सफिक्स में क्या लगा दे रहे हैं, G लगा दे रहे हैं। या हम कह सकते हैं जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आता है, K आता है। लेकिन किसके लिए है, हेनरी के लिए है। तो यहाँ पर हेनरी के लिए हम इंग्लिश में H लिख दे रहे हैं सफिक्स में, और यहाँ पर बगल में क्या रहेगा, G। केवल अनक्रमानुपाती की जगह क्या आ जाया है, KH आया है, जहां KH क्या है आपका, हेनरी नियतांक है। KH क्या है आपका, हेनरी नियतांक है। तो परिभाषा आपकी बन गई, क्या बनेगा कि गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यह आपका हेनरी का नियम कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा इसकी लिख लेते हैं, परिभाषा हम लिख लिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। हेनरी का नियम क्या कहलाएगा, स्थिर ताप पर, यानी तापमान क्या हो जब स्थिर अवस्था में हो, तो स्थिर ताप पर गैस का आंशिक दाब गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है,
यह आपका हेनरी का नियम कहलाता है। यह बोर्ड पेपर में पूछा गया है कई बार, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर परिभाषा नहीं आ रहा है आप लोग को तो यह याद करना पड़ेगा कि दाब और गैस का मूल अंश ही निर्भर करता है। दाब तो गैस का आंशिक दाब गैस के मूल अंश के समानुपाती होता है। यह नियम आपका हेनरी का नियम कहलाता है। ठीक है ना। हेनरी के नियम के बाद नेक्स्ट डे हम लोग अध्ययन करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है।